ब्राजील की सरकार मुश्किल में है। कोवैक्सीन की जो डील हो रखी है भारत और ब्राजील की सरकार के बीच में, कोवैक्सीन वो भी काफी मुश्किलों में है। क्यों? क्योंकि ब्राजील की सरकार और राष्ट्रपति बोल्सोनारो के अगेंस्ट करप्शन के केसेस हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एडवांस पेमेंट्स हुए हैं, क्या बोल्सोनारो की सरकार ने इसमें कमाई की है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार साओ पाउलो ब्राजील से, शोभन सक्सेना। शोभन, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ दुनिया तक और आज तक के साथ जुड़ने के लिए। आपसे पूछना चाहेंगे, पहले आप हमें समझाएं ये पूरा करप्शन स्कैंडल जो है वो कैसे बाहर आया और इसमें मुद्दा क्या है, कोवैक्सीन का डील कैसे फंसा। बहुत बहुत शुक्रिया गीता, मुझे यहाँ पे अपने शो में बुलाने के लिए, कि आपके दर्शकों को थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए कि जैसे सब जानते हैं कि ब्राजील का जो रिस्पांस रहा है इस पैंडेमिक में बहुत ही खराब रहा है। अभी तक यहाँ पे 5 लाख लोग मर चुके हैं और ये ब्राजील, भारत, अमेरिका और ब्राजील ये 1, 2 और 3 नंबर पे रहे हैं नंबर ऑफ केसेस और जहाँ पे जो मौतें हुई हैं उस मामले में। तो इन सबको देखते हुए कुछ संसद के सदस्य यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास गए। उन्होंने एक पिटीशन करी कि इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को, सेनेट को निर्देश दिया कि इसके लिए आप एक जांच आयोग बनाइए और पूरी जांच कीजिए कि सरकार ने कहाँ गलतियां की हैं। तो जब ये जांच शुरू हुई थी अप्रैल के महीने में, तो उसका जो मैंडेट था बहुत ही बड़ा था कि वो सब पूरी तरह देखेंगे कि कहाँ सरकार ने गलतियां की। लेकिन मई और जून तक आते आते वो जांच पूरी तरह से 2 मुद्दों पे फोकस हो गई। एक था क्लोरोक्वीन का मुद्दा और दूसरा था वैक्सीन का मुद्दा। क्योंकि राष्ट्रपति बोल्सोनारो, जैसे कि आपने मेंशन किया, कि उन्होंने यहाँ पे बहुत प्रचार किया कि अगर आप क्लोरोक्वीन खाएंगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। ये सब लोग जानते हैं कि आप कोई भी दवाई बीमारी होने से पहले नहीं खा सकते। तो इस मुद्दे की जांच हुई, उसमें ये पता चला कि क्लोरोक्वीन भारत से खरीदी गई थी और उसके लिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फोन भी किया था और चिट्ठी भी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने 2 प्राइवेट कंपनीज का नाम लिखा था कि इन कंपनीज को मदद करने के लिए दवाई यहाँ पे भेजी जाए। तो ये एक लॉबिंग का मामला बन गया उसमें। फिर जब वैक्सीन की जांच शुरू हुई तो यह सामने आया कि फाइजर, जिसकी वैक्सीन बहुत ही आजकल बहुत मशहूर हो चुकी है, उसके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने 100 ईमेल लिखे थे सरकार को फाइजर खरीदने के लिए और उस एक भी ईमेल का जवाब नहीं दिया गया। और 6 महीने तक वो सरकार से मीटिंग की मांग करते रहे, लेकिन उनको मीटिंग के लिए समय नहीं दिया गया। तो फिर उसमें मुद्दा है कि जब ये वैक्सीन उपलब्ध थी तो क्यों ब्राजील की सरकार ने भारत जाके एक ऐसी वैक्सीन खरीदी जो कि फाइजर की वैक्सीन से भी महंगी है और जिसको ना तो भारत में मान्यता मिली थी पूरी तरह से उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ना WHO से मान्यता मिली थी। तो ये बता दूं आपको कि यहाँ पे जो कोवैक्सीन का जो मूल्य है यहाँ पे वो $15 पर डोज के हिसाब से खरीदी गई है। फाइजर की वैक्सीन $10 की है। कोरोना वाक जो चाइना से आई थी और यहीं बन रही है, उसकी लागत $6 है और एस्ट्राजेनेका की $4 है। तो ये सबसे महंगी वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसको मान्यता नहीं है और उसके कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे लोगों को, जो सेनेटर्स वगैरह की बहुत सारा इसमें घपला है। और सबसे बड़ा जो मामला सामने आया है कि एक मेडिसिन बायोटेक नाम की कंपनी है सिंगापुर में, जो कि एक ऑफशोर कंपनी है, उसने एडवांस पेमेंट लेने के लिए 2 इनवॉइस भेजे ब्राजील की सरकार को और इस कंपनी का नाम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। तो क्योंकि इस कंपनी का नाम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इसको पेमेंट नहीं किया जा सकता। और एक यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय के बहुत बड़े अधिकारी जो कि इंपोर्ट डिवीजन के मुख्य हैं, उन्होंने इस बात को सामने लाया। वो मीडिया के सामने गए, उन्होंने राष्ट्रपति को इस बात की शिकायत की, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो फिर उनको संसद की जांच समिति ने बुलाया और उन्होंने बात का खुलासा कर दिया कि किस तरह से $45 मिलियन का एडवांस पेमेंट की रिक्वेस्ट इस कंपनी ने की थी। ना तो इस कंपनी का नाम कॉन्ट्रैक्ट में है, ना कॉन्ट्रैक्ट के बतौर ये इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई एडवांस पेमेंट देने की बात है। तो ये मामला बन गया है कि अंदेशा ये है कि पैसा सिंगापुर भेज के या तो वापस ब्राजील आता या इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और होता। तो ये इसकी जो अब जांच हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट की नहीं हो रही है, अब इसकी जांच भ्रष्टाचार के मामले के रूप में हो रही है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन जब भारत बायोटेक ने हाल फिलहाल में एक प्रेस रिलीज निकाला जहां पे उन्होंने सारे डिटेल्स दिए, उसमें शोभन उन्होंने कहा
कि भारत के रेट्स अलग है और उनके इंटरनेशनल प्राइसिंग जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है 15 और 20 डॉलर के बीच में, और इसलिए उन्होंने ब्राजील के लिए जो प्राइसिंग किया है वो 15 डॉलर। वो ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा ट्रांजैक्शन एमओयू और लेटर ऑफ इंटेंट के बेसिस पर था, तो ट्रांसपेरेंट था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कागजाती कार्रवाई और डिटेल्स करें और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे छुपा सके। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ ओपन में पब्लिक में रख दिया था। गीता, मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा भी है इस हफ्ते की जो उनका क्लैरिफिकेशन वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आपने ठीक है, भारत बायोटेक एक प्राइवेट कंपनी है, उनको हक है कि वो अपनी वैक्सीन 15 में बेचते हैं, 20 में बेचते हैं, 25 में बेचते हैं। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल यहाँ पे ये उठाया जा रहा है कि जब ब्राजील के पास ऑप्शन था कि वो उससे सस्ती वैक्सीन खरीद सकते थे, तो क्यों ब्राजील की सरकार भारत गई और ऐसी वैक्सीन खरीदी जो कि महंगी है और उसके मान्यता भी प्राप्त नहीं थी। और 31 मार्च को यहाँ पे ब्राजील के जो हेल्थ रेगुलेटर है अनवीसा, उन्होंने इसको मान्यता देने से मना कर दिया था और इसका इंपोर्ट ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लेकिन उसके बावजूद ब्राजील की सरकार उस कॉन्ट्रैक्ट काम करती रही। तो ये मुख्य मुद्दा है कि क्यों ब्राजील की सरकार ने महंगी वैक्सीन खरीदी और उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या 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 खामियां हैं। शोभन, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं और लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। जिस तरीके से ऑपोजिशन बोल्सोनारो सरकार के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है और आवाज उठा रही है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए जा रहे हैं, उसमें ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। देखिए, पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही, क्योंकि इसमें देश के राष्ट्रपति उसमें इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिकल मुद्दा तो है। और पेंडेमिक हर जगह पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उसको हैंडल किया यहाँ पे, और जितनी मौतें हुई हैं और जितने लोग बीमार हुए हैं, तो ये तो राजनीतिक मुद्दा है ही। उसके साथ जो सामाजिक यहाँ पे जो समस्याएं हो गई, जैसे गरीबी बढ़ गई है, भूखमरी बढ़ गई है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है उससे प्रेशर बहुत है, बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस की मौत हो चुकी है। तो एक अगर आप पूरा माहौल देखें तो लोगों का हक है कि वो सरकार से उसके जवाब मांगे कि सरकार ने क्या किया। और जब उन्होंने हक मांगने उसका जब उससे जवाबदेही की मांग की, जो कि अब संसद कर रही है, तो उसमें बहुत सारे ये मामले निकल के आ रहे हैं कि सरकार ने न केवल गलतियां की हैं, बट ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इसमें भ्रष्टाचार किया है। और जो इस समिति के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनके शब्दों में कि ये पेंडेमिक एक अवसर बन गया बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने का, और उसी के पीछे वो जा रहे हैं। और उसमें कोवैक्सीन का मामला पूरी तरह से मुख्य मुद्दा बन चुका है। ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि एक भारत की कंपनी है, लेकिन उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पूरी तरह से जो फोकस है इस जांच का वो कोवैक्सीन पे है, उसकी प्राइसिंग पे है, उसके कॉन्ट्रैक्ट पे है, और क्यों उस वैक्सीन की अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखें, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कई बार पढ़ा है, सॉरी मैं 2 मिनट और लूंगा, 1 मिनट लूंगा, कि उसमें लिखा हुआ है कि मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में वैक्सीन की डिलीवरी यहाँ पे हो जानी चाहिए थी। अभी तक वैक्सीन में एक भी डोज इस वैक्सीन की नहीं आई है। तो भारत बायोटेक ने कहा कि उनको पेमेंट नहीं मिला है। बिल्कुल ठीक कहा, उनको पेमेंट इसलिए नहीं मिला है कि उन्होंने वैक्सीन नहीं भेजी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको वैक्सीन भेजने के बाद ही पेमेंट होना। कोवैक्सीन डील की ही बात करते हैं। शोभन, आपको क्या लगता है? आपने काफी करीबी से पूरे इन्वेस्टिगेशंस को देखा है। अभी सस्पेंशन हुआ है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये डील पूरी तरीके से टर्मिनेट, मतलब खारिज कर दिया जाएगा, या फिर क्या बचने की कोई उम्मीद है इस डील? देखिए, इसमें 2 बातें हैं गीता। यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट है, उसके कॉन्ट्रैक्ट की 5 जांच चल रही है। ऑडिटर के ऑफिस की जांच कर रहे हैं, कंट्रोलर उसकी जांच कर रहे हैं, पुलिस, फेडरल पुलिस जांच कर रही है, और प्रोसिक्यूटर जांच कर रहे हैं, और संसद की समिति भी उसकी जांच कर रही है। अभी इसका सस्पेंशन इसलिए हुआ है कि जो कि कंट्रोलर जनरल के ऑफिस ने कहा था कि हम जांच कर रहे हैं, इसको आप सस्पेंड कीजिए, हमको 10 से 15 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद उनकी रिपोर्ट आएगी, फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट को रखा जाए कि पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से माहौल यहाँ पे बन गया है, और जिस तरह के वक्तव्य सेनेटर्स की तरफ से आ रहे हैं, और जो अपने सूत्रों से बात कर रहा हूँ मैं ब्राजील में, मुझे लग रहा है कि
इस माहौल में कोवैक्सीन का यहाँ पे आना नामुमकिन है, क्योंकि अगर वो आ भी गई वैक्सीन तो उसको यहाँ पे कोई लगवाने वाला नहीं है। उसके ट्रायल भी यहाँ पे शुरू नहीं हुए हैं। उसके ट्रायल शुरू होने थे, लेकिन ट्रायल के लिए भी वैक्सीन अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। तो अगर ये ट्रायल भी करते हैं तो उसके प्रोसेस में 3 या 4 महीने लगेंगे कम से कम। और ब्राजील का प्लान है कि अक्टूबर नवंबर तक यहाँ पे वैक्सीनेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैंसर होने से उनका नुकसान नहीं है? ऐसा नहीं होगा कि लोगों को जो वैक्सीन लगने चाहिए वो वक्त पे नहीं लगेंगे या डिले हो जाएगा प्रोसेस, या कमी हो सकती है वैक्सीन की? यहाँ पे गीता 2 वैक्सीन यहाँ पे तो बन रही हैं। एक कोरोना वाक है, दूसरी एस्ट्राजेनेका जो कि बनाई जा रही है। और फाइजर की कम से कम 100 मिलियन डोजेस आ रही हैं। अभी जॉनसन की वैक्सीन भी यहाँ पे आ गई है और स्पुतनिक की वैक्सीन भी आने वाली है। तो यहाँ पे अभी 5 या 6 वैक्सीन हमें कोवैक्सीन अभी यहाँ पे नहीं आई है। और कोवैक्सीन का जो आप अगर नंबर देखें तो 20 मिलियन, 2 करोड़ बहुत ही कम है। अगर 2 करोड़ 2 डोज हर व्यक्ति को लगेंगे तो केवल 1 करोड़ लोगों को लग सकती है। ब्राजील की पॉपुलेशन करीब 22 करोड़ है और यहाँ पे प्लान है कि 80 से 90% लोगों को ये वैक्सीन लगाएंगे। तो ब्राजील को कम से कम 400 मिलियन डोजेस चाहिए। ब्राजील ने अभी तक मेरे ख्याल से 380 मिलियन डोजेस का इंतजाम कर लिया है, जो कि लोकली बन रही हैं या इम्पोर्टेड है। अभी और भी वैक्सीन आने वाली हैं। तो कोवैक्सीन अगर आ भी जाती है यहाँ पे तो उसके कोई खास यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं था। और उसका अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 वैक्सीन यहाँ पे एक सौ पाउलो में और एक रियो में बनाई जा रही है और 2 यहाँ पे इंस्टीट्यूट है। उनकी क्षमता कैपेसिटी बहुत अच्छी है और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। और एक लोकल वैक्सीन भी बना रहे हैं जिसका नाम की बुतानवाक रखा है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में आ जाएगी वो वैक्सीन। तो इससे ब्राजील के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शोभिन, जाने से पहले पूछना चाहूंगी, ब्राजील की जो सरकार है, बोल्सोनारो की जो सरकार है, वो काफी मुश्किलों में है। अगले साल इलेक्शंस हैं और बोल्सोनारो के जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स है वो काफी घट गए हैं। वजह बस वैक्सीन या करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे पैंडेमिक को हैंडल किया है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्या ऐसे प्रोटेस्ट देखते रहेंगे? क्या बोल्सोनारो बच पाएंगे इलेक्शन से पहले या फिर उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? देखिए, अगर आप उनका बोल्सोनारो का पूरा करियर देखें तो इस तरह के वो नेता नहीं है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। और लेकिन उनके खिलाफ देश में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी जो यहाँ पे ओपिनियन पोल्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे उनकी जो रेटिंग बोलते हैं इस वक्त 22 या 23% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। जो उनका डिसअप्रूवल का रेट है वो 50% को क्रॉस कर चुका है। और अभी ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर अभी इस वक्त ब्राजील में या अगले साल ब्राजील में चुनाव हो तो वो लूला, जो यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं 2 बार, उनसे पहले राउंड में ही हार जाएंगे। ये उनकी राजनीतिक स्थिति है। और उनके समर्थकों ने भी पिछले हफ्ते रैली बुलाई कुछ बड़े बड़े शहरों में, सौ पाउलो में, रियो में, ब्राजीलिया में। वहाँ पे गिन चुन के 100 या 150 लोग उनकी रैली में गए। जब पिछले 10 दिन पहले यहाँ की स्टूडेंट्स यूनियन ने और यूनियंस ने रैली बुलाई तो कम से कम 1 लाख लोग सड़कों पे आए बोल्सोनारो के खिलाफ। कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे होने वाला है 500 शहरों में और दूसरे शहरों में जहाँ पे ब्राजीलियंस रहते हैं। उम्मीद है कि लाखों लोग सड़कों पे आएंगे। तो अगर आप राजनीतिक तौर पे देखें तो उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये तो अभी भी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और मेरी एक नजर टेलीविजन पे भी है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बोल्सोनारो के खिलाफ इंक्वायरी ओपन कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ है। और ये भी संसद की जांच समिति सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी कि बोल्सोनारो के खिलाफ जांच की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस को ये आदेश दिया कि उनके खिलाफ जांच खोली जाए। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसकी डिटेल्स आज शाम तक आ जाएंगी, मुझे भी लगता है। ये तो एक बहुत बड़ा धमाका है। अगर जांच एडवर्स रहा, बोल्सोनारो के अगेंस्ट रहा रिपोर्ट, तो फिर क्या इम्पीचमेंट अगला रास्ता होगा, अगला स्टेप होगा? क्योंकि ब्राजील आपको पता है जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो यहाँ पे कोई हमारे जैसा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का संसद से कोई मानना नहीं होता है। यहाँ इम्पीचमेंट होता है और पिछले 30 साल में यहाँ पे 2 इम्पीचमेंट हो चुके हैं।
90s में फर्नांडो कोलर का हुआ था इम्पीचमेंट, और 2016 में दिल्मा हुसैफ का हुआ था। हालांकि वो इट वाज अ वेरी वीक केस ऑफ इम्पीचमेंट, लेकिन यहाँ पे एक है, पूरे साउथ अमेरिका में एक इम्पीचमेंट का इतिहास रहा है। तो अगर ये प्रोसिक्यूटर जनरल ने अभी रिपोर्ट इंक्वायरी ओपन की है, और ये उनकी क्या बातें हैं, उनकी फाइंडिंग्स क्या आती हैं, उसके हिसाब से फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा या संसद के पास जाएगा, और अगला रास्ता उसका वाकई में इम्पीचमेंट का है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि आप समझिए कि अगर ब्राजील के राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होता है तो वो कोवैक्सीन के नाम पे होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर बनेगी दोनों देशों में। शोभन सक्सेना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए कि कहीं ना कहीं बोल्सोनारो की सरकार अगर कमजोर है तो कोवैक्सीन की डील जो हुई है वो भी बहुत कमजोर है, और शायद अभी खारिज नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में खारिज हो सकता है। शुक्रिया।